बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। बच्चों इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है और इनके द्वारा किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि दिखाई जाती है, और इसकी हमने जो दूसरी विधि है उपभोक्ता कीमत सूचकांक उसका भी हमने डिटेल में अध्ययन किया था और दोनों में सकल घरेलू उत्पाद अविस्मितक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक में हमने अंतर भी देखा था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। यदि देश में उत्पादन अधिक हो रहा है, वस्तु और सेवाएं अधिक उत्पादित की जा रही हैं, इसका मतलब अधिक उत्पादन के साधन काम में आ रहे हैं, अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं। अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं अर्थात लोगों को आय है वो भी अधिक मिल रही है। लोगों की आय अधिक हो रही है, इसका मतलब लोग अधिक व्यय कर रहे हैं और अधिक व्यय का मतलब है लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है अर्थात लोगों की संतुष्टि में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब तो हुआ कि देश में क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है। तो क्या सकल घरेलू उत्पाद अविस्मितक में यदि वृद्धि होती है तो सच में लोगों का कल्याण होता है? ये हमें पता चलेगा कि जब हम पढ़ेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद सच में क्या कल्याण का माप है, और यदि है तो किस तरीके से है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद व आर्थिक कल्याण में संबंध। कल्याण क्या होता है? कल्याण बच्चों वह होता है जिससे कि वस्तु जो भी व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है, वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्थिक कल्याण की, अर्थात जब व्यक्ति के पास मुद्रा होती है तो वो क्या होता है, प्रसन्न होता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाता है, उसका जीवन स्तर सुधरता है। इसका मतलब उसका क्या हुआ, आर्थिक कल्याण हुआ। अर्थात कल्याण को मुद्रा के रूप में मापना ही क्या हो गया, आर्थिक कल्याण हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कल्याण से आशय है जिसमें समाज के लोग क्या होते हैं, प्रसन्न हो और संतुष्ट हो। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण वह होता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। मुद्रा के द्वारा यदि लोगों का कल्याण होता है, मुद्रा के द्वारा लोग यदि प्रसन्न, खुश और संतुष्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्थिक कल्याण। ठीक है, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या होता है, गहरा संबंध। कैसे? मैंने अभी आपको बताया ना कि यदि लोगों की आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय व्यय भी बढ़ता है। राष्ट्रीय व्यय बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है मतलब राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा है तभी तो राष्ट्रीय आय बढ़ी है, फिर राष्ट्रीय व्यय बढ़ा है, राष्ट्रीय व्यय बढ़ा है तो इसका मतलब क्या होता है, लोगों का कल्याण होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इसका गहरा संबंध होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर क्या आप मानते हैं, आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन अधिक हुआ तो राष्ट्रीय आय अधिक हुई, राष्ट्रीय आय अधिक हुआ तो राष्ट्रीय व्यय अधिक हुई, व्यय अधिक हुआ अर्थात लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लोगों में संतुष्टि है, प्रसन्न है, तो इसका मतलब लोगों का कल्याण भी बढ़ा है। यहाँ पर आर्थिक कल्याण को बढ़ा हुआ माना जाता है। ठीक है बच्चों, लोगों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होने के कारण उनका क्या होता है, आर्थिक कल्याण बढ़ता है। वो अधिक व्यय कर रहे हैं, इसका मतलब वो अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं, उन्हें अधिक संतुष्टि मिल रही है, इसका मतलब वो उनका आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कि जीडीपी में वृद्धि को अक्सर लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है। अर्थात किसी देश की जीडीपी अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। ये माना जाता है कि यदि हमें कहते हैं अमेरिका की जीडीपी बहुत अधिक है, वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और उनका कल्याण अधिक है, तो ये माना जाता है कि जो विकसित देश है उनकी जीडीपी बहुत अधिक है, इसका मतलब वहाँ के लोगों का कल्याण भी अधिक है। जीडीपी में वृद्धि को अक्सर क्या माना जाता है, कल्याण का सूचक माना जाता है। तभी तो हमारे देश में जीडीपी को बढ़ाने पर क्या दिया जाता है, जोर, क्योंकि जीडीपी में वृद्धि है, इसका मतलब लोगों का कल्याण बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोग अधिक व्यय करके और अधिक संतुष्टि हासिल कर पाएंगे, यही माना जाता है। अर्थात लोगों के कल्याण में क्या होती है, वृद्धि। परंतु जीडीपी में वृद्धि सदैव कल्याण का सूचक नहीं होती, इसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। वैसे तो जीडीपी में वृद्धि कल्याण का मापक मानी जाती है, लेकिन हमेशा जीडीपी में वृद्धि हो और उसके फलस्वरूप लोगों के कल्याण में वृद्धि हो, यह आवश्यक नहीं है। इसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। यदि हमारे देश में जो सकल घरेलू उत्पाद है अर्थात जो बढ़ा हुआ सकल घरेलू उत्पाद है वो लोगों में समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसका मतलब सभी लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा, सभी लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन यदि हमें माने वो सकल घरेलू उत्पाद है वो लोगों में असमान रूप से वितरित होता है अर्थात गरीब तो बहुत गरीब रह जाता है जबकि अमीर बहुत अमीर हो जाता है, तो इससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाती है, चौड़ी होती चली जाती है, तो इससे देश में आय का असमान वितरण होता है। तो इस प्रकार से यदि सकल घरेलू उत्पाद का असमान वितरण होता है तो उसे हम कभी भी नहीं कहेंगे कि लोगों का कल्याण होगा। तो इसका मतलब जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि
असमान रूप से क्या हुई है, वितरित हुई है, तो वो असमान रूप से वितरण कभी भी कल्याण का प्रतीक नहीं होगा। और यदि वही जीडीपी में वृद्धि लोगों में समान रूप से वितरित होती तो इसका मतलब लोगों का कल्याण हुआ होता। आ रहा है बच्चों समझ में? इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि माना जो देश है, एक देश है, उसमें जो लोग हैं वो उनकी संख्या कितनी है, लोगों की संख्या है 10, 100 लोग हैं और सबकी जो इनकम है वो कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, सभी लोगों की इनकम 10 रुपये है और लोग कितने हैं, टोटल 100 हैं। तो इस प्रकार से जो देश है उसमें जो नेशनल इनकम है वो कितनी हुई, 1000 रुपये। तो हम ये मान लेते हैं कि 1000 रुपये देश की इनकम है, कब, 2000 में, वर्ष 2000 में। ठीक है, तो 10 रुपये प्रत्येक की इनकम है, अर्थात समान रूप से वितरण है, इसका मतलब देश में क्या है, कल्याण है। आ रहा है बच्चों समझ में? अब ये मान लेते हैं कि 2001 में, वर्ष 2001 में क्या होता है, जो 100 लोग हैं उसमें जो 90 लोग हैं उनकी इनकम तो घट के कितनी हो जाती है, 9 रुपये। 10 रुपये से घट के कितनी हो गई, 9। और जो बचे हुए कितने लोग हैं, 10 लोग, 100 लोग हैं ना टोटल, तो बचे हुए जो 10 लोग हैं उनकी इनकम 10 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, दुगनी, अर्थात 20 रुपये हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि 810 और ये हो गया 200, तो इस प्रकार से 1010 सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर कितना हो गया, 1010। हमने देखा कि सन 2000 में सकल घरेलू उत्पाद 1000 था और 2001 में सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 1010 हो गया। उसमें क्या हुआ है, जो 90 लोग हैं, 100 लोगों में से जो 90 लोग हैं उनकी 1 रुपये इनकम कम हो गई है, अर्थात इनकम कितनी हो गई है, 9 रुपये। तो उनका कितना हो गया, 810। और जो बचे हुए जो 10 लोग हैं उनकी इनकम 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई है, अर्थात हो गई 200। तो इस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद 1010। तो देखने में तो ये लग रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि देश में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तो इसका मतलब लोगों का कल्याण बढ़ा है। लेकिन जब हम इसका वितरण देखते हैं तो वितरण देखने पे हम ये देखते हैं कि जो देश में 100 लोग थे, 100 लोग में से जो 90 लोग हैं उनकी इनकम 1 रुपये कम हो गई है, 10 रुपये से कितनी हो गई है, 9 रुपये। और जबकि जो 10 लोग थे उनकी इनकम दुगनी हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने जो 1 रुपये इनकम कम की है तो उनका क्या कल्याण सच में बढ़ा है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, उनकी संतुष्टि का स्तर कम होगा। जबकि जो 10 लोग हैं जिनकी इनकम दुगनी हुई है वो संतुष्टि का स्तर बहुत अधिक बढ़ा लेंगे। इसका मतलब ये लोग तो बहुत अमीर हो गए और ये लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। तो इस प्रकार से आय का कैसा हुआ, बढ़ी हुई जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका वितरण कैसा हुआ, असमान। तो ये क्या कल्याण का प्रतीक होगा, नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यदि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण समान है तो इसका मतलब देश में कल्याण होगा, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद का वितरण यदि असमान होता है तो इसका मतलब देश में कल्याण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है तो आवश्यक नहीं है कि इसके फलस्वरूप कल्याण में भी क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण अर्थात राष्ट्रीय आय वृद्धि का लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, 1010 हुई है, उसका लाभ केवल 10 व्यक्ति को मिला है, केवल 10% लोगों को मिला है। 90% लोगों को तो इसकी क्या हुई है, हानि ही हुई है, उनका कल्याण कम ही हुआ है। जबकि शेष लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि देश के कल्याण में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो दूसरी जो बाधा है वो आती है गैर मौद्रिक विनिमय। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आपने बार्टर इकोनॉमी, जैसे कि हम ये कहते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु क्या की जाती है, ले ली जाती है और दे दी जाती है, अर्थात यहाँ मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं उसको हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो आर्थिक रूप से जो लेन देन होता है उसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल करते हैं। इस प्रकार के गैर मौद्रिक लेन देन सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं होते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद का क्या होता है, अल्प मूल्यांकन होता है। इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिसका कि मूल्य नहीं चुकाया जाता है, जैसे कि एक गृहिणी द्वारा घर में यदि कार्य किया जाता है तो उसके बदले में उसे कोई मुद्रा नहीं दी जाती है, अर्थात उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमें सही प्राप्त नहीं होता, उसका क्या होता है, अल्प मूल्यांकन हो जाता है। तो फिर हम उसे कल्याण का प्रतीक कैसे मान सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यदि हमें सही रूप से प्राप्त होता है तब तो हम उसे कल्याण का प्रतीक मानेंगे। यदि उसका अल्प मूल्यांकन या अति मूल्यांकन होता है तो हम उसे कल्याण का प्रतीक नहीं मानेंगे।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही है गैर मौद्रिक विनिमय। अर्थव्यवस्था के अनेक क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं होता। जैसे महिलाएं घर में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं तो इसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। जो घरेलू सेवाएं की जाती हैं उसके बदले में उन्हें कोई मुद्रा नहीं दी जाती, उसका कोई मौद्रिक लेन देन नहीं होता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता है जिसके अंतर्गत मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं माना जाता है। इन जो भी क्रियाकलाप होते हैं जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता उन्हें हम आर्थिक क्रियाकलाप ही नहीं मानते, इसीलिए हम उसको जीडीपी में भी उसका योग नहीं करते हैं। यहाँ जीडीपी का अल्प मूल्यांकन होता है, इसलिए ये कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं है। जीडीपी यदि हमें सही रूप से प्राप्त होता तो ही हम उसे कल्याण का प्रतीक मानेंगे। यहाँ जीडीपी का अल्प मूल्यांकन हो रहा है गैर मौद्रिक लेन देन की वजह से, इसीलिए हम जीडीपी को कल्याण का प्रतीक नहीं मानते हैं। जो तीसरा जो कारण आता है वो आता है बाह्य कारण, जिसे हम सामाजिक लागत भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था जब भी विकास करती है तो विकास करते वक्त हम क्या करते हैं, हमने जो भी उत्पादन किया है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब वो विकास करते वक्त जो आसपास के लोगों को जो हानि हो रही है, जो असुविधा हो रही है, उन लागतों को हम उसमें से माइनस नहीं करते हैं, अर्थात उसको घटाते नहीं हैं। जैसे कि हमने माना कि हम विकास के दौर में बढ़ रहे हैं और हमने सड़कों का निर्माण किया। अब सड़कों के निर्माण करते समय जो आसपास के जो लोग हैं उनको जो असुविधा हो रही है, या फिर हम कहें कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण को क्या हो रही है, क्षति हो रही है। जो वायु प्रदूषण है वो क्या हो रहा है, बहुत अधिक हो रहा है। यदि हम कहें कि जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहेगा वो सड़क पे, जिससे कि बहुत सारी धूल निकलेगी, धुआं निकलेगी, बहुत सारी ध्वनि निकलेगी, जिससे कि आसपास के लोगों को क्या हो सकता है, उसकी हानि भुगतनी पड़ सकती है। ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। तो इस प्रकार की लागतें जो कि पर्यावरणीय लागतें भी होती हैं, इसको हम विकास में से क्या नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते। हम सकल घरेलू उत्पाद को क्या कर लेते हैं, अधिक ही मान लेते हैं। यदि इस प्रकार की लागतों को भी हम माइनस करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप की लागतें होती हैं, सामाजिक लागतें होती हैं, तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने विकास करके जो सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया है वो क्या है, अधिक है। और उसमें से हम पर्यावरणीय लागतों को घटा देंगे तो वो सकल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम इन पर्यावरणीय लागतों को, सामाजिक लागतों को या अप्रत्यक्ष लागतों को घटाते ही नहीं है, तो हमें जो जीडीपी प्राप्त हो रहा है वो अधिक प्राप्त हो रहा है। तो वो अधिक जीडीपी है तो वो कल्याण का प्रतीक किस प्रकार से हो सकता है। हमने अभी कहा था ना कि जीडीपी का यदि अल्प मूल्यांकन हो जाता है, यदि अति मूल्यांकन हो जाता है, तो हम उसे कल्याण का सूचक नहीं मानते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। तो बहुत सारे जो बाह्य कारण हैं वो भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किए जाते हैं, इसी वजह से हम सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण का प्रतीक नहीं मानते। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सामाजिक लागतों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। जैसे तेल शोधक कंपनी जो कच्चे तेल का शोधन करती है और उसे बाजार में बेचती है, इस कंपनी की मूल्य वृद्धि की गणना सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगी। हम एक मानो तेल शोधक कंपनी की बात करें कि तेल शोधक कंपनी कच्चा माल खरीदती है जो कि उसकी मध्यवर्ती वस्तु है, और उसके द्वारा वो क्या करती है, तेल शोधन करती है। तेल शोधन के द्वारा वो कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि करती है, अर्थात अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादित कर रही है। ठीक है, परंतु इस शोधन कार्य के समीप की नदियाँ क्या होंगी, दूषित होगी। अब वो ये कार्य कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसके उत्पादन के द्वारा, लेकिन वो जो उत्पादन कर रही है उसके दौरान जो उसके आसपास की नदियाँ क्या हो रही हैं, दूषित हो रही है। वे व्यक्ति जो नदी के पानी का प्रयोग करें उन्हें हानि होगी, उसकी उपयोगिता में क्या आएगी, कमी। और जो व्यक्ति उस पानी का प्रयोग करेगा, जो आसपास के लोग हैं वो पानी का प्रयोग करेंगे तो उनकी उपयोगिता में हानि होगी, क्या पता उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाए। ठीक है, प्रदूषित पानी के कारण मछलियां मर जाएंगी। वो पानी जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स गए हैं तो जिसकी वजह से वहाँ की मछलियां मर जाएंगी, जिससे मछली पकड़ने वालों की आय भी क्या हो जाएगी, कम। उस पानी में से जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे, उनकी आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन्हें सामाजिक लागतों के रूप में समझा जाता है, अर्थात यह बाह्य कारण होते हैं। ये सारे बाह्य कारण हैं, बाह्य लागतें हैं, सामाजिक लागतें हैं, पर्यावरणीय लागतें हैं, जिनको हमने जीडीपी में शामिल नहीं किया है। वो तेल शोधक कंपनी द्वारा जो तेल शोधन किया जा रहा है, अर्थात जो कच्चा तेल है उसके मूल्य में वृद्धि की जा रही है, वो तो हमने जीडीपी में शामिल कर लिया, जीडीपी को बढ़ा दिया। लेकिन उस तेल शोधक कंपनी से जो हानियां हो रही है, जो प्रदूषण हो रहा है, मछुआरों की आय में कमी हो रही है, उसको हमने जीडीपी में से नहीं घटाया है। ये सब क्या है, बाह्य कारण है, लागतें हैं, जिन्हें जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता। जीडीपी गणना में शामिल नहीं होगा। ऐसी अवस्था में जीडीपी का या तो अल्प मूल्यांकन होता है या फिर अति मूल्यांकन होता है। ऐसी अवस्था में जो हमने जीडीपी ज्ञात की है, जिसमें हमने उन लागतों को शामिल नहीं किया है, तो जीडीपी क्या है, हमें अधिक ज्ञात की है। और इसी प्रकार से अल्प मूल्यांकन भी हो सकता है, कुछ ऋणात्मक कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जीडीपी प्राप्त हो रही है वो हमें एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हो रही है। जब जीडीपी हमें एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हो रही है तो हम उसे कल्याण
कल्याण का प्रतीक नहीं मानेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद हमेशा कल्याण का प्रतीक हो, यह आवश्यक नहीं है। उसके पीछे जो 3 कारण हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये लेसन एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।